गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम उत्तराखंड में जो 22 जून 2025 को वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसी के आंसर की पे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसमें 4-5 क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब डाउट में यहाँ पे रख लेंगे हम। और इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। तो हमने कोशिश करी है कि जो भी आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे वो एक्यूरेट रहेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे जो पेपर का जो यहाँ पे सेट था, सेट डी था, तो सेट डी के अनुसार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका जो भी सेट होगा तो आप क्वेश्चन को अरेंज कर लेना उस हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिजिक्स में कि यदि एक 100 वाट के बल्ब को एक दिन में 28,800 सेकंड तक प्रयोग करा जाता है तो यूनिट्स में ऊर्जा की खपत बतानी है। तो एनर्जी का कितनी कंजप्शन हुआ है, तो E इक्वल्स टू क्या रहता है, P इंटू टी रहता है, पावर इंटू टाइम रहता है। और यहाँ पे पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना है 3.6 इंटू 10⁻6 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो 0.8 यूनिट यहाँ पे करेक्ट आंसर आने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न 3 परिपथों में लगे धारामापी में धारा का मान होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो भी यहाँ पे बेसिकली अमीटर या फिर बैटरी या फिर रेजिस्टेंस जोड़ रखा है वो सारे क्या है, इसमें सीक्वेंस में बेसिकली जोड़ रखे हैं। तो इसमें जो धारा का मान रहेगा आपको पता होगा सीक्वेंस में क्या रहता है, सेम रहता है। तो सभी परिपथों में धारा का मान क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अब कि वायु में सफ़ेद प्रकाश के विभिन्न रंगों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे डाउट में रख लेना। सफ़ेद प्रकाश के रंगों सफ़ेद विभिन्न रंगों के प्रकाश के संचरण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो रेड कलर की यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है, या फिर इसका आंसर ये हो सकता है, या फिर कोई इसका आंसर यहाँ पे आंसर बेसिकली जो गूगल में है वो यहाँ पे डी दिखा रहा है। तो इसका ए भी यहाँ पे करेक्ट कर लेना है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो स्पीड भी आई थिंक इसकी रेड कलर की सबसे ज़्यादा होती होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस और सॉफ्टनेस, मृदुता को किससे बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। तो एप्टीट्यूड जो होता है, आयाम जो भी होता है, एप्टीट्यूड मतलब कितना हाई इसका पिच जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फिफ्थ क्वेश्चन है कोई बच्चा एक जादुई दर्पण को देखता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर अपना चेहरा वो क्या देख रहा है, बेसिकली मिरर में बड़ा देख रहा है तो वो कौन सा होगा, बेसिकली कॉनकेव लेंस होगा। फिर बीच वाला जो पार्ट है उसका मध्य वाला साइज समान दिख रहा है तो समतल लेंस यहाँ पे यूज़ हुआ होगा। और यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो अवतल लेंस यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे। न्यूटन के तृतीय नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो इसमें भी थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में। जो क्रिया प्रतिक्रिया के बलों का जो भी परिमाण, जो भी इनका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, ये बात तो करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है तो इसका ए या फिर डी इसका करेक्ट हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ज़्यादा आप ए की तरफ प्रेफरेंस देना कि ए इसका ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो कितने जूल के बराबर होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में था ना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो इसके बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि निम्न द्रव्यात्मक माध्यम में, यहाँ पे हमें क्या बताना था, बेसिकली अपवर्तनांक बताना था, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स बताना था। तो यहाँ पे अगर आपको पता रहता कि हीरा का सबसे ज़्यादा रहता है 2.42, तो यहाँ पे दो जो ऑप्शन है वो तो एलिमिनेट हो सकते थे, ठीक है। फिर इसके बाद जल का रहता है 1.33, बेंजीन का फिर इसके बाद रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र वोल्टेज को बेसिकली कैलकुलेट करता है। तो इसमें क्या करना था हमने, यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू वी होता है, और I इक्वल्स टू Q इंटू टी होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे Q का वैल्यू हमने निकाला था, Q इक्वल्स टू W/V होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W/V, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज तो इधर चले जाएगा तो I नीचे आ जाएगा फिर, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी साउंड प्रोड्यूस बाय अ थंडर स्टॉर्म इज heard 7 सेकेंड
आफ्टर लाइटनिंग इज सीन, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द थंडर क्लाउड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना था, सिंपल सा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 2.38 किलोमीटर इसका क्या आ रहा था, सही आ रहा था। इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे बेसिकली, ठीक है, बाद में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है, तो इस अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल जो था 200 न्यूटन था। तो उसकी गति के विपरीत, जो भी बल था उसकी गति के विपरीत था। तो साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया है, तो साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य करा जाएगा, तो यहाँ पे 2000 न्यूटन मत कर देना, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सड़क के द्वारा क्या हो रहा है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो रहा है तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बेसिकली कार्य होगा, वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा यहाँ पे, क्योंकि सड़क के द्वारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज दे रखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे, इसको थोड़ा डाउट में रख लेना आप, इसका मेरे हिसाब से यहाँ पे इसका 2.0 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तथा अगले, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें एवरेज क्या बताना था हमें, एवरेज स्पीड बतानी थी। तो सारे डिस्टेंस जो है उनको प्लस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इस जो भी मीटर में है और उसको भी किस में बदल देंगे हम, बेसिकली सॉरी जो किलोमीटर में है उसको मीटर में बदल देंगे। तो मीटर पर सेकंड में यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, तो 1.85 इसका आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित होता है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगना था, दर्पण का जो भी सूत्र रहता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 7.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। सॉरी माइनस वाला होगा यहाँ पे ना, माइनस वाला होगा। दर्पण का जो भी सूत्र, सॉरी लेंस का जो फॉर्मूला रहता है इसमें माइनस होगा बीच में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करा जाता है, ठीक है। और जो इसमें सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100 सेकंड में यहाँ पे क्या करती है, अपनी दिशा को चेंज करता है। तो ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी इसमें इनकरेक्ट बताना था ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लेना है कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। तो इसमें से पूछ रहा था कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, खुद से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ए मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब कि एक कण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अधिवृत्त के अनुदिश ए से बी तक 1.0 सेकंड में जाता है। तो कण का औसत वेग हमने बताना था, तो क्या आ जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तो 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से 30 दिन तक चलाने में कितनी ऊर्जा, इसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो मूल्य कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे पावर दे रखी है, कितना दे रखा है, 400 वाट दे रखा है, ठीक है। कितने घंटे पर डे चलाता है, तो 8 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा देना, 8 घंटे, ठीक है। और इसके बाद और एक दिन में बेसिकली कितने दिन चलाते हैं, तो 30 दिन चलाते हैं। और अपॉन में क्या कर देंगे, यहाँ पे 1000 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रुपए है, 3 रुपये पर यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 288 रुपये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों के बीच हुए संघट में संवेग संरक्षण को निम्नलिखित में से किससे समझाया जा सकता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगेगा और थर्ड लॉ भी इसमें काम करता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19th कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, ठीक है, लेफ्ट हैंड जो रूल है वो क्या क्या बताता है। तो जो मिडल वाली फिंगर होती है हमारी, वो किसको बताती है, धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। और अंगूठा जो होता है वो किसको दिखाता है, हमारा लगने, जो भी चालक है उस पर लगने वाला बल उसको दिखाता है। तो 2 और 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो केवल 2 और एवं 4 सही हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे, 19 तक। 20 देखते हैं। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वेग समय का ग्राफ
VT का ग्राफ दे रखा है यहाँ पे, असमान त्वरित गति को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, एक असमान को नहीं प्रदर्शित करता है, मतलब किसको प्रदर्शित करता है, समान। तो समान एक्सेलेरेशन किस में होगा, तो एक ही दिख रहा है इसमें, ये वाला, ठीक है। और ये असमान त्वरण हो जाएंगे इसमें सारे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कि मायोपिया निकट दृष्टिता में बेसिकली वस्तु को क्या देख सकता है इंसान, जो पास की वस्तुएं हैं उनको देख सकता है, और दूर दृष्टि में दूर की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। तो इसका सी वाला हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो ये वाला भी आप लोग अगर आप एक भी मिला पाते तो वो भी ठीक था, ठीक है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए सोनार का यूज़ करते हैं, 20 हर्ट्ज से कम इसको क्या बोलते हैं, अपश्रव्य बोल देते हैं। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 23rd क्वेश्चन है इसमें कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं बेसिकली। तो और नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें कि विशिष्ट ऊष्मा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स इसका मात्रक होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि इसमें से बता रहा था कि अब इसको थोड़ा यहाँ पे इंग्लिश में आपने पढ़ना था कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। तो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और वेपर जो भी वाटर वेपर होता है वो भी ग्रीन हाउस में आता है, CO2। तो इसके करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अभिकथन और कारण वाला दे रखा है ये। तो किसी कील का एक सिरा नुकीला होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ए। जो भी असर्शन था और रीजन था वो दोनों सेटिस्फाई कर रहा था, तो फर्स्ट वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री में देख लेते हैं अब कि निम्नलिखित में से क्रिस्टलाइजेशन नहीं करता है बेसिकली। तो कौन सा नहीं करता है, जो बेकिंग सोडा रहता है क्रिस्टलाइजेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा, आयनित करना किसको सबसे ज़्यादा सरल होगा। तो यहाँ पे इसमें कक्षक की संख्या ज़्यादा है ना, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आयनित जल्दी हो जाएगा, तो इसका बी वाला हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप व दाब पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था नाइट्रोजन का आयतन कितना होगा, तो 33.6 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें अधिकतम परमाणु की संख्या होगी, तो 18 ग्राम मीथेन CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण है, कोरिजन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें पिटिंग फिलीफॉर्म और टॉर्निशिंग धातु के संक्षारण के विभिन्न प्रकार है। तो 1 और 2 दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉपर के बर्तन पर हरी परत पाई जाती है, तो इसमें नमी वाली वायु के साथ अगर अनावरण होता है तो हरा पदार्थ किस किस का मिश्रण होता है, तो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। H3PO3 क्या है, तो एक क्या है, द्विक्षारिक अम्ल है, डाइबेसिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जेल का प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होगा। तो प्रक्षेपित प्रावस्था क्या होगा, डिस्पर्सल फेस और डिस्पर्सल मीडियम आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रक्षेपित प्रावस्था जो कम होगा वो क्या होगा, ठोस होगा इसमें, और मीडियम क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा क्या होना था इसमें, ज़्यादा इसमें द्रव होना था, और कम क्या होना था, जो डिस्पर्सल फेस होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि X धातु भाप से अभिक्रिया करती है, Y गर्म पानी से अभिक्रिया करती है और Z ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, तो XYZ की बढ़ती हुई क्रियाशीलता रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, अरेंज करना था। तो Z की रिएक्टिविटी क्या होगी, Z की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर जो भी मतलब क्या होगा, पानी से बेसिकली अभिक्रिया करेगा, फिर Y की, फिर किसकी होगी, X की होगी। नेक्स्ट है कौन सा पेट्रोलियम का एक घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कोक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब सिल्वर धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो असर्शन है और उसका रीज़न दे रखा है कि वायु में जलाने पर से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करा जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगी, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत को हटाया जाता है। तो ए जो स्टेटमेंट ए है और उसका रीज़न जो आर दे रखा है वो दोनों करेक्ट है, ठीक है, और उसका एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यकृत में मेथनॉल अम्लीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। साबुन के मिसेल को प्रकीर्णित करते हैं, यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो अपमार्जक है डिटर्जेंट होता है, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण नहीं होते हैं। ये किसमें होते हैं, साबुन में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम एंड सल्फोनिक जो बेसिकली लवण रहते हैं, तो ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। मतलब ये गलत स्टेटमेंट इसमें बताना था ना, तो ये वाला हो जाएगा सी वाला गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे और श्वेत प्रकाश एवं पीले बादलों से घिरा रहता है, तो कौन सा है, वीनस हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 लीटर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से पूर्ण अभिक्रिया द्वारा बनने वाले अमोनिया गैस का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, रिएक्शन पहले ये वाली रहती है ना हमारे पास रिएक्शन N2+3H2, ठीक है। एक अमोनिया बनाने के लिए N2+3H2 करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने क्या करना था कि 12 लीटर हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे 12 अणु किसके लेने हैं, हाइड्रोजन के लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का पार्ट होगा वो कितना होगा, इसका बेसिकली वो 4 से डिवाइड कर देंगे ना, यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी। अगर ये 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3/3 कितना आ जाएगा, 1। तो वैसे यहाँ पे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 अणु किसके हो जाएंगे यहाँ पे, 4N2+12H2, ठीक है। ये कितने अणु बना देगा, फिर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कराया है, तो 2NH2 तो ऐसे ही बन रहा था ना। अब 4 अणु और ले ले तो कितने अमोनिया के अणु बनेंगे, तो 8, यहाँ पे 8 लीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। तो चाइना डिश में पेट्रोल खुले में रखना, इसका सी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें H2 जुड़ रहा था तो इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली एडिशन रिएक्शन नहीं हो जाएगी, सी वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसमें साबुनीकरण, ठीक है, साबुनीकरण कौन सी वाली रिएक्शन थी, तो NaOH के साथ कराते हैं ना, तो ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। 7 ग्राम N2 में कितने नाइट्रोजन के अणु होते हैं, तो इसका भी करेक्ट आंसर मिल नहीं पाया, तो इसका आई थिंक ये वाला करेक्ट आंसर इसका बता रहा था गूगल पे, तो डी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस से तरल अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में परिवर्तन संघनन कहलाता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, कंडेंसेशन कहाँ से हो जाएगा वो, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया होती है, तो ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, ओनली 2 वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट 2 वाला हो जाएगा इसमें करेक्ट। अब 45 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, 46 पे देखते हैं हम कि एक्वा रेजिया क्या है, ये सभी को पता होगा। 3:1 होता है किसका, HCl और HNO3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है, तो Na2O, ठीक है। ये वाला क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, तो सी वाला हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक विघटन अभिक्रिया है। विघटन मतलब जिसमें रिएक्टेंट में क्या होता है, बेसिकली एक ही कंपाउंड रहता है और वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे कंपाउंड में फिर टूट जाता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो फर्स्ट वाला ही हो जाएगा इसका करेक्ट। 49th, इसमें नींबू का जो दे रखा है ना ऑक्सैलिक एसिड, ये इसमें सिट्रिक एसिड होना था, तो ये वाला हो जाएगा गलत। अब मैथ्स वाले पार्ट्स में देखते हैं हम, मैथ्स वाले में क्या पूछ रखा है, तो इसका शॉर्ट में बताते जाऊंगा मैं मैथ्स में, क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर ज़्यादा, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए प्रेक्षणों में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करा गया है, तो माध्यिका हमने बतानी थी, ठीक है। माध्यिका 20 दे रखी है, तो x+2 और x+4 का हमने वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो इसका 17 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट है 20 और 46 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य हमने निकालना था, तो इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है, सीधे
पूरी संख्याओं को लिखना था, 20 से 46 के बीच जो भी प्राइम नंबर आते हैं फिर उनका माध्य निकाल देना था। तो 34 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन की परिधि 8 सेंटीमीटर तथा लंबाई 21 सेंटीमीटर है, प्रति सेकंड 9 चक्कर की दर से। तो इसको भी आप कर सकते थे, तो यहाँ पे ये सॉल्व भी कर रखा है। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था क्या आ रहा था, 324 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ रहा था कि 4.5 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेगा वो सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका डायग्राम भी यहाँ पे बनाना था, सिंपल सा एक सर्कल है यहाँ पे और इसमें क्या दे रखी है, दो क्या दे रखी है, कॉर्ड दे रखी है, जीवाएँ दे रखी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा था, तो इसका 8 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। सॉरी 8 नहीं, इसका आई थिंक 7 या फिर 8 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको, इस प्रकार से एक सर्कल दे रखा है ना हमारे पास, फिर यहाँ पे 2 कॉर्ड दे रखी है, ठीक है, 2 कॉर्ड दे रखी है और इनकी लेंथ भी दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम सेंटर से क्या करते हैं, कॉर्ड पर लंब डालते हैं, तो हमें पता है कि वो क्या करता है, बेसिकली वो जो भी हमारे पास कॉर्ड होती है उसको बराबर भागों में बांट देता है। तो एक 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कॉर्ड मान लेते हैं, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगी ये वाली। तो अब इनको हम एक ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सॉरी ट्राइंगल में कनेक्ट करना है लेकिन सेंटर से होते हुए, ठीक है, ये पूरा ही मिट गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 कॉर्ड दे रखी थी, इसको मिटा देता हूँ पूरा एक बार। तो इसको आप देख लेना वैसे, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉर्ड दे रखी है, अब यहाँ पे सेंटर से हमने क्या डालना है, इनमें परपेंडिकुलर डालना है और सेंटर से इसको हमने मिला देना है सबको, ठीक है, इस टाइप से। तो ये वाली लेंथ, ये वाली क्या है हमारे पास, रेडियस है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर टोटल है, तो 3 और 3 हो जाएगी। और ये 8 सेंटीमीटर है, तो 4 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 2 हमें पता है ये क्या है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं ये वाली जो लंब वाली साइड है, इसको निकाल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इनको प्लस करते हुए कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। तो देख लेना आप, उसको करके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या दे रखा था कि 25वें पद से 42 अधिक है, वो कौन सा पद होगा। तो 25वां पद पहले निकालना होगा हमें। 25वां पद क्या आ रहा था हमारे पास, 172 आ रहा था, फिर इसमें 42 अधिक है, तो 42 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 214। तो ए एन इक्वल्स टू क्या रख देंगे हम, 214 रख देंगे। तो एनवां पद हमने निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे। एन पता नहीं है, ए पता है, डी पता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे हमारी, 31 आ रही थी। तो 31वां जो पद होगा वो कितना होगा, 214 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज दे रखा था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 5/13 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 ठोस गोलाकार गेंदों के रूप में डाला जाता है। 2 गेंदों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इसमें एक बड़े वाले गेंद की त्रिज्या को रख देंगे। गोले की जो भी बेसिकली आयतन होता है वो कितना होता है, आयतन तो सेम होगा ना, ठीक है। तो 4/3 πr³ और इन दोनों का अलग से निकाल देंगे, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के लिए और 6 सेंटीमीटर के लिए अलग रख देंगे, फिर उनको इक्वल रख देंगे। तो इसमें तीसरी गेंद की जो त्रिज्या आ रही थी कितनी आ रही थी, 5 सेंटीमीटर आ रही थी, ठीक है। 3 गेंद बना रहे थे ना, 2 के दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4/3 को यहाँ पे कॉमन ले लेना है, फिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 1/6 इसका आ रहा था, ठीक है। एक साथ फेंका जाता है तो 2, 4, 6 आ सकता है, 2 के जो भी गुणक होंगे, और 3 के गुणक कौन से हो सकते हैं, 3 और 6 हो सकता है। तो 2 इसके हो सकते हैं। तो m इंटू एन दोनों के कितने हो जाएंगे, टोटल 6 ऐसे क्या हो जाएंगे हमारे पास, इवेंट हो जाएंगे। तो 6 इवेंट और टोटल इवेंट कितने रहते हैं, 36 रहते हैं, ठीक है। इसमें से कैंसिल करते हुए 1/6 आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना था, तो यहाँ से ऑप्शन से ही जाना इसमें बेटर था, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक करना था और हमने परिमाप इसका दे रखा था, ठीक है। तो सबको प्लस करते हुए जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और y की 2 सेंटीमीटर इसकी करेक्ट आ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि
दिए गए त्रिभुज में स्पर्श रेखा पीटी एक स्पर्श रेखा केंद्र ओ वाले वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करती है। तो जो स्पर्श रेखा यहाँ पे काटती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 50 दे रखा था हमारे पास, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ये लंब होता है ना बेसिकली, जो केंद्र से जो भी केंद्र से व्यास पे अगर हम क्या डालते हैं, बेसिकली जो भी हमारे पास स्पर्श रेखा और ये वाली लाइन रहती है ना, इसको जहाँ पे भी काटते हैं ये 90 डिग्री का टोटल एंगल होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 माइनस 50, 40 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमें पता है कि यहाँ पे 90 रहता है, तो अब इसको निकाल लेंगे, सिंपल सा कितना आ जाएगा ये 50 डिग्री आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ABC पूछ रहा था ना, ABC ये वाला एंगल, तो 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। त्रिघात समीकरण दे रखी है, उनके शून्यकों में एक शून्य है, तब अन्य दो शून्यकों का योग होगा, तो कितना आ रहा था इसका -a, इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दे रखी है हमारे पास, ठीक है, और a और b किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल एक धन पूर्णांक होगा, तो कौन सा हो जाएगा, a = -2 और b = 1 के लिए इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, ठीक है, लीनियर इक्वेशन दे रखी है और इनके सॉल्यूशन बोल रखा है कि निश्चित रूप से कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन किस में होता है, बेसिकली जो समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाओं के लिए कौन सा इक्वेशन रहता है, तो a1/a2 = b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और ये वाला रहता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, और ये वाला किसके लिए रहता है, जो भी कोलिनियर या फिर संपाती रैखिक समीकरण रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये वाला होना था, कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखाएं हैं जब वो मिल ही नहीं रही आपस में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु दे रखे हैं, संरेखीय हैं, तब k का मान हमने निकालना था, तो k की वैल्यू जो आ रही थी कितनी आ रही थी, -5 यहाँ पे आ रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 5 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के लिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रख लेना है, मुझे लग रहा है इसका जो भी 5 हमारे पास क्रमागत संख्याएं रहते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से हमेशा, अच्छा इसमें असत्य वाला बताना था, तो असत्य वाला कौन सा हो जाएगा इसमें, तो असत्य वाला C हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 120 आता है, तो 120 किससे कट जाएगा, तो बेसिकली आप इसको देख सकते हैं किन्हीं भी संख्याओं के लिए देख सकते हैं 5 क्रमांकों के लिए, तो इसका C वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है sin θ + cosec θ = 2 दे रखा है, तो sin θ मैक्सिमम कहाँ पे होता है, sin 0 = 1, ठीक है। सॉरी इसमें sin 90 की वैल्यू 1 होती है ना, सॉरी sin 0 = इसको आप देख लेना, ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया मेरे को। तो यहाँ पे sin 90, ठीक है, ये 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 की पावर 9 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी cosec में 1 की पावर 9 करेंगे, cosec थीटा में देख लेना किसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 1 + 1 कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है और m 60 है तथा 210 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 1 शेषफल बचता है, तो m से 100 तक भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो जो करेक्ट आंसर है 5 इसका आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री से इसको रेशियो से करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 10 + 10√3 यूनिट आ रहा था। इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये 2 की पावर कितना आ रहा था, 2 की पावर 3 आ रहा था, और कितना होता है ये 8 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात सदैव नियत रहता है, तो ये भी सही है। आयताकार बक्से में सबसे बड़ा रेखाखंड उसका विकर्ण होता है, ये भी ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल होता है, तो विकर्णों का गुणनफल नहीं होता है, विकर्णों के गुणनफल का हाफ होता है, जो वो होता है इसका एरिया, ठीक है, हाफ d1 × d2। तो ये वाला करेक्ट गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर C में हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके
पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात कितना निकल रहा था, 3:4 निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब जो भी क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो क्या होता है, इनका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 9 और अनुपात 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो अपरिमेय इरेशनल नंबर क्या रहता है, √2 हो गया जैसे, या फिर √3 ले लेते हैं, √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 मिलके बना देते हैं ना, तो गुणनफल परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्य बताना था, मतलब 73 और 74 के स्थान पर क्या कर दिया है, 37 और 47 ले लिया गया है, तो सही माध्य हमने बताना था, तो 35.63 इसका करेक्ट आंसर आ रहा था। त्रिघात समीकरण दे रखा है इसमें, ठीक है, माना अल्फा और बीटा बहुपद के दो क्या हैं, मूल हैं, तो अल्फा इक्वस टू 9, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा था अल्फा इक्वस टू -9 और बीटा इक्वस टू -81 हो सकता है। तो इसमें रेशियो आप देख लेना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, इस टाइप से आप देख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणज अपॉन क्या होता है, x³ का गुणज। तो ये वाला पेज थोड़ा गलती हो गई इसमें। अब बायो वाले सेगमेंट को देख लेते हैं, और बायो में तो अब सीधे आंसर ही देख लेना आप, क्योंकि बायो वाला सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा टफ पूछ रखा था इसमें। इसमें 11th और 12th की जो बायोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं, जबकि सिलेबस में क्या दे रखा था हमारे पास कि 10th तक का हमने पढ़ना है, 9-10 का बायो आएगा, लेकिन 11-12 के क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं बेसिकली। और इसके अलावा जो फॉरेस्ट्री दे रखा था, इन्वायरमेंट, उससे बहुत कम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखे थे, मतलब क्वेश्चन 1-2 ही क्वेश्चन होंगे जो पूछ रखे होंगे बेसिकली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब बायो वाले सेगमेंट में पढ़ लेते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था, तो इसको आप डाउट में रख लेना, इसका करेक्ट आंसर तो मिल नहीं पाया। तो इसमें पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबरिटी, ठीक है। तो इसमें नर जननांग के लिए पूछ रहा था बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन आपको पता होगा, और टेस्टोस्टेरोन ये किस में होता है बेसिकली, ये फीमेल में होता है, तो यहाँ से इनको आप नेगलेक्ट कर सकते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1st and 4th आ जाएगा। तो 3rd and 4th, सॉरी एस्ट्रोजन तो सही होगा ना इसमें, एस्ट्रोजन तो मेल में ही रहता है ना। और इसके अलावा जो प्लेसेंटा वाला होगा वो क्या होगा, फीमेल का पार्ट होगा, तो 2nd और 3rd इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा ना, प्लेसेंटा ये किस में होगा, मेल में होगा, ठीक है। तो ये वाला मेल में होता है, और इसके अलावा 1st वाला इसका करेक्ट हो सकता है, तो 1st और 4th वाला, ठीक है। तो 1st and 4th तो इसमें करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कि यहाँ एक सामान्य वयस्क, तो इसके मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था 1st वाला था इसका। नेक्स्ट है इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच संयोग कौन करता है, ठीक है। तो एसिटाइल को ए, ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला यहाँ पे 9-10 से पूछ रखा था, तो ये वाला क्या था, इनकम्प्लीट लिंकेज वाला ये एग्जाम्पल था। तो अपूर्ण संलग्नता, द्विसंयोजक संवहन बंडल सामान्य रूप से किस पादप में होता है, तो किस में होता है, कद्दू में होता है, कुकुरबिट्टा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सैटेलाइट, तो इसका भी आप देख लेना, यहाँ पे गुणसूत्र नंबर दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा था ये वाला आ रहा था, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें समान सांद्रता के दो द्रव दे रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, कोई भी क्या नहीं होगा, बिल्कुल भी गमन नहीं होगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उनके जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ जंतुओं के युग्म, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा मोलस्का एंड एलिनेटा वाला हो जाएगा इसका। निम्नलिखित पादप समूह में सबसे अधिक प्रजाति किसकी होती है, तो फंजाई की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मवेशी प्रजाति को पनीर चीज़ उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो ब्राउन स्विस इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ गूगल से हमने ढूंढे थे इसके, तो पुष्पक्रम और उनके उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बन रहा था 1st वाला इसका हो रहा था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय पेनक्रियास द्वारा बनाया जाता है? तो सोमेटोस्टेस्टिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जीवाणुओं में विषाणु रोग की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी? तो ट्वार्ट नामक वैज्ञानिक ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में शिशु काल में जब उपास थी तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा अंगक अधिकता में पाया जाएगा? तो लाइसोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन में ऑर्जिनिन और लाइसिन जैसे क्षारीय अमीनो अम्लों की प्रचुरता होती है? ठीक है, तो हिस्टोन इसका करेक्ट ये वाला तो बन सकता था क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनके द्वारा जठर हार्मोन गैस्ट्रिक हार्मोन तो कौन सा हो जाएगा? अर्जेंटाफिन कोशिकाएं हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बताना था कि मिलान सही नहीं है, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। मिलान सही है बताना है ना, तो ल्यूकोप्लास्ट ये प्लांट में होता है, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 92 है कार्बनिक विकास के प्रमाणों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी विकास के सिद्धांत डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो इसमें ये वाला तो बन सकता था आपसे, ठीक है, तो समजात अंग इसका हो जाएगा होमोजीनियस ऑर्गन। तो इसमें ए और बी का अध्ययन, ए और बी के बारे में बताना था कि ये किस में होता है बेसिकली, ठीक है। तो ग्लूकोज का पिरुवेट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो लैक्टिक एसिड किस में बनता है ये? तो पेशी कोशिकाओं में, मसल सेल्स में, और ठीक है एथेनॉल प्लस ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये किस में बनता है? यीस्ट इसका करेक्ट होना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फैक्टर एक्स या स्टुअर्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परानुकंपी तंत्र के नियंत्रण को दर्शाता है, तो इसका जो हृदय की दर में कमी आना और श्वसनिका संकुचन, तो इसमें एकदम मैं श्योर भी नहीं हूँ, लेकिन आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये वाला। अब ये इसमें दे रखा था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर डी वाला हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित मत्स्य संवर्धन प्रणाली हेतु कौन सी मछली सुयोग्य नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कॉमन कार्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट दे रखे हैं अधिकांश दैनिक आदतें एवं क्रियाएं प्राकृतिक परिवर्तित होती हैं, तो और संगीत वाद्य यंत्र को बजाना एक अनुबंधित प्रतिवर्त है, तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसका कोई रीज़न नहीं है, तो इसमें बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो अब लास्ट स्लाइड है और इसमें ये ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस ये सारी होमो हैबिलिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा था बी वाला इसका करेक्ट आंसर बन रहा था, ठीक है। सर्वप्रथम बारीक कटे पत्थरों से औजार बनाए थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस में, ठीक है। तो ये मानव ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो पार्ट रहता है ना ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसका पूछ रखा है। तो कैमिनोगोलॉजी के द्वारा विकसित अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं में अभिरंजित करने के लिए क्रांतिकारी विधि कहलाती है, तो कौन सी होती है? ब्लैक रिएक्शन होती है। तो यहीं तक थे सारे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में कि कितने आपके इसमें से करेक्ट हो रहे हैं और कितने नंबर आपके इसमें से बन रहे हैं। पेपर की बात करें तो पेपर मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टफ इसका लेवल लगा है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीप पूछ रखे हैं। यहाँ पे 11-12 का पूछ रखा है सीधे, मुझे लग रहा है नीट के लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बना रखे हैं इन्होंने। तो आप लोग जैसा भी है कमेंट सेक्शन में बता देना किस टाइप कैसा आपका पेपर हुआ है और कितने आपके नंबर बेसिकली बन रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।